नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। और आज अपन अध्ययन करेंगे हिंदी भाषा में व्यंजन। कल अपन ने अध्ययन किया था स्वर। क्या किया था? स्वर। अब व्यंजन क्या होता है? व्यंजन की ध्वनि का वर्गीकरण करेंगे और अपन उसको अध्ययन करेंगे। अब व्यंजन क्या होता है कि वे ध्वनियां, कौन सी? वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली हवा मुख विवर यानी मुख की बनावट में जो अपना मुंह है उसमें कहीं से कहीं अथवा स्वतंत्र कहीं न कहीं रुककर, यानी स्वर यंत्र, जो स्वर यंत्र है वो कहीं न कहीं रुकता है। अपन जैसे ही फेफड़ों से बोलते हैं तो वो कहीं न कहीं, जैसे क, अब मैंने बोला क बोला तो क मेरे कंठ से रुक करके बाहर निकला है, ठीक है ना। जैसे च, ये कहीं न कहीं रुकते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। अवरोध सहित, अवरोध आता है, इनके बीच में बाधाएं आती हैं। क्या आती हैं? बाधाएं, और बाहर निकलते हैं। अब व्यंजन ध्वनि अवरोध हटने पर ही उच्चारण होता है, और जब वो अवरोध हट जाता है, कौन सा? जो अपन मुख विवर में कहीं कहीं अवरोध होता है, यानी जैसे इनका स्वतंत्र उच्चारण किस में होता? स्वरों में। अब इसका स्वतंत्र नहीं होता क्योंकि ये बीच में कहीं न कहीं इसमें अवरोध होता है। जैसे मुंह से बोलेंगे तो अलग अलग फेफड़ों से अपनी जो ध्वनि आवाज हवा निकलती है, क्या होता है? हवा जब बाहर निकलती है तो मुख विवर यानी जो मुंह बना हुआ है, अपने उस मुंह में नीचे से लगा करके ऊपर तक, यहाँ कंठ में, फिर तालू पे, मुर्दा पे, और फिर दांत पे, और फिर होठों पे, और फिर इस प्रकार 5 जगह अपनी आवाजें रुक करके निकलती। फिर इनके आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे। व्यंजन ध्वनि अवरोध हटने पर ही उच्चारित होती है। व्यंजनों का वर्गीकरण अपन प्रयत्न विधि के आधार पर करते हैं। जैसे कि कंठी व्यंजन, जो कंठ के द्वारा उच्चारण होता है उसको कंठी व्यंजन कहते हैं। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना होगी। तो 2 मिनट के लिए आप इसको अच्छी तरह से इस परिभाषा को उतार सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। यानी व्यंजन वही होते हैं जिनमें मतलब कहीं ना कहीं जो मुख विवर से इससे आवाज बाहर निकलेगी तो कहीं ना कहीं उसमें रुकावट होगी, और रुकावट होगी तो फिर वो ही व्यंजन है अवरोध सहित बाहर निकलेगी, अवरोध उसके बीच में आएगा, और इस प्रकार ये व्यंजन है। और हिंदी भाषा में जो व्यंजन है, कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। तो अपन 33 व्यंजनों का अभी अध्ययन करेंगे। अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं और स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप इसको एक बार देखिए। अब व्यंजनों का अपन करेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी पर्यटन स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे देखो, जो अपनी जो ध्वनि होती है, एक हल्का सा मैं बना रहा हूं आपको। आप अपने यहां से फेफड़े से हवा बाहर निकलती, सबसे पहले आएंगे कंठ, फिर आएगा अपना तालु, तालुआ, और फिर आएगी अपनी मुर्दा, होठा, और शरीर। अपने मतलब दांतों और तालवे के मध्य एक मुर्दा होती है, ठीक है। और फिर आएंगे अपने दंत, और अंत में आएंगे और। तो इसके आधार पर अपना वर्गीकरण होगा। देखो, अब कंठ के द्वारा होते हैं उच्चारण, अपन देखते हैं क, ख,
ग ड़। तो इनका जब उच्चारण करेंगे तो अपने कंठ के द्वारा इनका वर्गीकरण मतलब उच्चारण होगा। कंठ, तो ये कंठीय व्यंजन है। क्या है? अब कंठीय व्यंजन कितने हैं? 5। क्या ये कंठीय व्यंजन है? अब ये कंठीय व्यंजन है। उसके बाद में आता तालु, जो तालवे पर तालवे व्यंजन कहलाएंगे। जैसे बोलते च, छ, ज, ज और य, इनका अपन उच्चारण करेंगे तो ये तालवी व्यंजन कहलाते। क्योंकि जो अपनी जीवा होती है वो जब अपन उच्चारण करते हैं ये तालवे से टच करती हैं, तो इसलिए इनको तालवी व्यंजन कहते हैं। और जो कंठ से टच करेगी वो कंठीय व्यंजन, और जो अपनी जीवा है वो अपने तालु से टच करती है, स्पर्श करती है, इसलिए इसको तालवी व्यंजन कहते हैं। अब मूर्धा, अब जैसे ही अपने ये तो कंठ, फिर ये तालु, फिर आ गए मूर्धा, और फिर दंत, और फिर ओष्ठ। इस प्रकार अपन चलते हैं। मूर्धन्य व्यंजन जो ट, ठ, ड, ड और ण, इनका जब अपन उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? जो अपनी आवाज आएगी, जीवा है वो अपनी मूर्धा को टच करेगी। एक बार आप बोल के प्रयास भी कर सकते हैं। अब अगला है दंत्य, जो अपनी जीवा जब अपन वो शब्द बोलते हैं, कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं, सॉरी व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, जैसे त, थ, द, द, न। अब मैंने इनको उच्चारण किया तो जो जीवा है वो इन दांतों के को टच करेगी, स्पर्श करेगी, तो इसलिए ये दंत्य हो गए। अब वर्ष से क्या होता है? मसूड़े। कुछ जो शब्द होते हैं, सॉरी जो व्यंजन होते हैं, वो क्या करते हैं? ये अपने जो मसूड़े होते हैं उनको टच करते हैं, जैसे न, थ, द। तो अपनी जो मसूड़े हैं उनको ये टच कर रहे हैं। अब आएंगे ओष्ठीय, जो होठ को टच करते हैं, जो अपने ओष्ठ होते हैं, होठ होते हैं, जब अपन व्यंजन ये व्यंजन बोलते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म और व और म, तो अपना जो होठ का के द्वारा इनको बोला जाएगा। अब दंतोष्ठीय, जो वो ये परीक्षा में आने योग्य प्रश्न है कि भाई आपको 4 वैकल्पिक विकल्प दे दिए जाएंगे, पूछेंगे इनमें से दंतोष्ठीय का जोड़ा कौन सा है, तो आपको और भी दे देंगे, पर ह और व दे दें तो वो आपको करना है। ये दंतोष्ठीय जो दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग से जीवा टच करके इन ये जो नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है ये अपन फास्ट से लिए हुए हैं, तो इनका अपन इनको ग्रहण कर लिया, तो इसलिए दंतोष्ठीय। एक बार वापस कंठीय गगड़े, तालवे च से लगाकर के य तक, मूर्धन्य ट से लगाकर ण तक, और दंत्य त से न तक, और रथ से जो मसूड़ों के द्वारा न, थ, द, और ओष्ठीय जो होठों का प्रयोग होगा, जिनको मतलब अपनी जीवा है वो होठों पे टच करेगी, प, फ, ब, भ और म, व, म। अब अपन इसका आगे का वर्गीकरण करते हैं। स्पष्ट व्यंजन है वो कितने हैं? स्पष्ट व्यंजन है वो 25 है। कितने हैं? 25। कैसे? कि क से लगा करके म तक, क से लगा करके म तक जो भी है वो क्या हो जाएंगे? स्पृष्टीय व्यंजन कहलाएंगे। ये 25 होते हैं। स्पष्ट संघर्षी, ये जो तालव्य हैं व्यंजन है,
च छ ज ज ये स्पष्ट संघर्ष है, ये 5 है, कितना है 5। नासिक्य, अब नासिक्य व्यंजन कौन से होते हैं? जो नाक के द्वारा जिनका उच्चारण होता है, जैसे इसको पंचमाक्षर भी कहते हैं, जैसे ड य ण न और म। देखो एक बार अपन यहाँ लिख लो आराम से, ड य न और म, ये 5 हो जाएंगे नासिक। अब उत्सित व्यंजन जिससे जीभ उठती है, अब ये 2 व्यंजन अपने उत्सित है, ड और ड। अब इनसे कोई अक्षर शुरू नहीं होता है, ये मतलब शब्द के बीच में ही आते हैं या अंत में आ सकते हैं, पर शुरू से इनसे कोई अक्षर शुरू नहीं होते हैं। इनको ताड़न जात भी कहते हैं, क्योंकि जब इनसे कोई शब्द बोलते तो जैसे लग रहा है कुछ ताड़ रहे हैं, जीभ को लंबा खींचना पड़ता है। तो ये उत्सित व्यंजन है 2, ड और ड, ठीक है। अब है लुंठित, यानी लुटती हुई, जैसे जीभ र बोलते हैं तो अपनी जीवा है वो लुटती हुई प्रतीत होती है, तो उसको र है जो लुंठित है। परीक्षा में आ जाए कि लुंठित व्यंजन कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो इसके अलावा सारे लुंठित व्यंजन नहीं है, तो अपन को उत्तर यही करना है। पार्श्विक, जिसको पास में से हवा निकल जाए, ल बोलते तो ये शब्द बिल्कुल पास में से इसके मुंह से, मुख विवर से आवाज निकल जाती है, इससे पार्श्विक ल कहते हैं। संघर्षी, जिसको बोलने में संघर्ष हो, मतलब उष्मा हो, उष्मे व्यंजन, इनको उष्मे व्यंजन भी कह सकते हैं। अब क्योंकि उष्मा श श ह इनको बोलते हैं, तो अपन क्या होता है उष्मा। अब जैसे है तो है एक, ये कांकल्य व्यंजन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? क्योंकि जो अपना कांकल होता है उससे कांकल्य व्यंजन भी कहते हैं इसको। अब अपन आगे चलते हैं कि भाई जो एक बार आप इसको नोट कर सकते हो, देखिए, और आगे चलते हैं। तो ये तो हो गए स्पष्ट व्यंजन 25, स्पर्श संघर्ष 5, नासिक के 5 और उत्सित 2, ढ और ड, उनको ताड़न जात भी कहते हैं। लुंठित र, पार्श्विक ल, संघर्षी श और ह, उनको उष्मे व्यंजन भी कहते हैं। वस्य का अर्थ होता है मसूड़ा। तो अपन अगले संयुक्त व्यंजन की तरफ चलते हैं, कौन कौन से। अब लेते हैं अपन संयुक्त व्यंजन, यानी वह व्यंजन जो क्या है कि 2 व्यंजनों से मिलकर के बने हुए, तो उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन शक, क्षत्रिय वाला शक। अब ये किस किस से मिलके बना है? ये जो मिलके बना है क और षटकोण वाला श, क और षटकोण वाला श, और अब है त्र और ज्ञान और श्रमिक वाला श्रय, श्रमिक वाला श्रय, तो इनको मिलके बना है। तो अब अपन देखते क, अब ये है जो त प्लस र से मिलके बना है। अब यह है ज और य, इनसे मिलके बना। अब यह है जो सलगम वाला स और र से मिलके बना है। अब यह है संयुक्त व्यंजन, कितना है? संयुक्त व्यंजन है। अब इनको देखते हैं।
कि इनका जो उच्चारण है, अब इसका अगर शब्दकोश में अपन इसके शब्द को ढूंढेंगे, जैसे क्षत्रिय, तो इसको अपन का जो वर्ग है वहां जाकर के इस शब्द को ढूंढेंगे, तब उससे पहले आ जाए पूछ सकते हैं कि किसका किसके बाद में होगा। तो इस प्रकार अपन समझ सकते हैं जो त्र है तो त और र से। अब जैसे कि कई जो लोग विज्ञान को विज्ञान पढ़ते हैं, अब बिल्कुल सही पढ़ते हैं, क्योंकि जो विज्ञान है वो ज और ये से मिलके बना है, जो श्रमिक वाला स है वो स और र से मिलके बना है, तो ये है इसके संयुक्त व्यंजन। आप इसको देख सकते हैं और अपन आगे चलते हैं। तो अपन अब लेते हैं आगे व्यंजनों में अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है? उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है, यानी जब कोई उच्चारण करें तो उसमें क्या होता है कि मात्रा कम लगती है, तो उसमें उसको अपन अल्पप्राण कहते हैं। उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती, उसको अल्पप्राण कहते हैं। अब जैसे कि अपने जो व्यंजन है उसका पहला, तीसरा, पांचवा, और इधर महाप्राण में दूसरा और चौथा। महाप्राण क्या, उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगानी पड़ती, उसको महाप्राण कहते हैं। अब इसका एक अल्पप्राण का आप याद कर लो। अल्पप्राण को मान लिया कि भी अल्पप्राण का जो समय है उसको मानते हैं 135, यानी 135 है, ऐसे मान लो अल्पप्राण। विषम संख्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? विषम संख्या है 1, 3 और 5, वो अल्पप्राण है। और जो महाप्राण होता है वो 24, यानी 2 और 4। जो महाप्राण होता है वो 24 घंटे चलता है, और अल्पप्राण होता है समझ उसको सिर्फ 135 मिनट चलता है या 135 किलोमीटर चलता है। ऐसा आप किसी भी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि अपन ने देखा इसमें कि अल्पप्राण में होते हैं क, ख, ग, च, ज, य, ट, ठ, ड और न, त, द और न, प, ब और म, ठीक है। अब अपन ने समझ लिया अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। तो अपन समझ सकते हैं कि अब आगे आएंगे सगोष और अगोष क्या होता है। पहले ये भी पता करना, ये जानकारी होगी तो फिर अगले भी जानकारी अपन पता कर सकते हैं। अब जैसे इसका एक अपन ने फॉर्मूला ले लिया 1, 3, 5 और इसका ले लिया 2, 4। अब ये तो हो गए अल्पप्राण और ये हो गए महाप्राण, ठीक है। अब अपन लेते हैं सगोष और अगोष, इसको गोष भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो वर्ग होता है उसका तीसरा, जैसे कि क वर्ग में लेते हैं अपन, तो इसमें ग, ग और ड, यानी ये 345 अपन इसको याद कर सकते हैं। सगोष क्या है 345 और सगोष या गोष 345। अगोष होता है वो 1 और 2 होता है। तो अपन अब इसके साथ में कौन कौन है, य, र, ल, व, य, र, ल, व और समस्त स्वर, जितने 11 समस्त स्वर हैं वो क्या है, सगोष है। अगोष क्या है 12। 1 पहला कौन सा आएगा, क और ख, फिर अगले में च, छ,
फिर अगले में ट वाले में ट, ठ, फिर त, थ और प और फ, ये आ जाएंगे। और ये जो उच्चारण होंगे फ नुक्ता वाला, स सलगम वाला और ये प्रकार। ठीक है। अब जो ह था वो अपन ने पहले पता कर लिया, वो काम के लिए में आएंगे। अब अपन इसका एक बार ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, अल्पप्राण महाप्राण में सभी पता चल जाएगा। एक बार सगोश अघोष का अपन देख लेते हैं। अल्पप्राण आपको पता चल ही गया। अब अपन लेते हैं ऊपर सगोश, इस तरफ लेते हैं सगोश या गोश, सॉरी गोश, और इधर ले लेते हैं अघोष। अब इसका एक फॉर्मूला है, ये हो जाएगा 1 4 5 और ये आ जाएगा 1 और 2। तो अपन लिख सकते हैं, यहां आ जाएंगे। पहले बार में लेते क, ख, च, छ, ट, ठ, फिर अगला त और थ, प और फ। और अब जैसे कि ये वाले फ, स और विसर्ग, जो विसर्ग आएंगे वो भी इसमें आएंगे। ठीक है। और इसमें अब अपन जो पीछे बच गए ग, ड, ज, च, य, ट, ठ, नहीं सॉरी ट, ठ तो उधर आ गया, ड, ड, न, और त थ आ गया तो यहां पर द, द, न, प फ वहां आ गया तो ब, ब और म। और पीछे ये ले लेते हैं य, र, ल और व, ये आ जाएंगे। और समस्त स्वर, स्वर कितने हैं 11। तो काउंटिंग कर लेते हैं, सगोश कितने हो सकते हैं 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 फिर 16 17 18 19 19 और 11 पूरे 30। सगोश या गोश कितने हैं 30। और अघोष देखते हैं 2 4 6 8 10 11 12 13 14, ये आ गए 14 यहां पे। अब अपन कई बार परीक्षा में आ जाए कि परीक्षा में सगोश और अघोष का कॉमन सवाल आ जाए तो अपन उसे पता लगा सकते हैं। अल्पप्राण का याद रखना 135 और महाप्राण का 24। तो अपन देखते हैं कि 135 यहां पे लगा देते हैं और यहां पे 24। अब इधर वाला यहां से लगा लेते हैं 3 4 5 और इधर से लेते हैं 1 और 2। तो अपन बिल्कुल दोनों में से जो साथ में जो सगोश अघोष या महाप्राण अल्पप्राण में से जो कॉमन आता है वो आता है एक तो 5, क्या आएगा 5 और इधर से 2। कैसे कि पूछ ले कि
कोई भी अक्षर कौन सा महाप्राण और सघोष है, तो अपन पता लगा सकते हैं कि जो पांचवा अक्षर आएगा किसी भी वर्ग का तो वो सघोष और अल्पप्राण दोनों ही है, जैसे ड, ठीक है। और फिर तीसरा अक्षर भी ले लेते हैं, जैसे ये ग, ये सघोष और अल्पप्राण दोनों हो जाएंगे। और इधर से दूसरा जैसे कि ख, अल्पप्राण भी है और महाप्राण भी है। तो इस प्रकार अपन इसकी बना सकते हैं रो पूरी। तो आप इसे बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, परीक्षा के लिए आपके बहुत उपयोगी हो सकता है। तो अल्पप्राण 135 के द्वारा याद रखो, महाप्राण 124 के द्वारा, सघोष जो कि 134 345 के द्वारा, और ये रखो अघोष 12 के द्वारा 1 और 2। तो आज का वीडियो यहां तक ही, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप इसको समझने की बार बार देखने का प्रयास करें। जो अपना जो हिंदी भाषा है, जो कोई भी भाषा है वो स्वर और व्यंजनों पर भी आधारित होती है। उच्चारण स्तर बहुत वैज्ञानिक ढंग से इसका वर्गीकरण किया हुआ है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इसमें जो भी कोई कमियां रहेगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उसको लिख करके बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।